बच्चों, प्रस्तावना कौशल को पढ़ने के बाद अब हम अध्ययन करेंगे व्याख्यान कौशल का। व्याख्यान कौशल के लिए भी आप इस तरीके से बुकमार्क बनाएंगे। उसके पश्चात बुकमार्क आपकी रुचि के अनुसार आपको जो जैसा अच्छा लग रहा है वैसा आप बनाकर व्याख्यान कौशल के बारे में जो पूर्व दिवस में अध्यापक के द्वारा आपको बताया जाएगा, फिर से आप पहले पृष्ठ में सामान्य प्रविष्टियाँ भरेंगे, टॉप में व्याख्यान कौशल लिख लेंगे, 8 से 10 लाइन में व्याख्यान कौशल के बारे में बताएंगे और फिर व्याख्यान कौशल के जो घटक होंगे उन घटकों को आप यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। तो व्याख्यान कौशल को करते हुए किन किन घटकों को ध्यान में रखना चाहिए? सामान्यतः आप जानते हैं, आवाज़ कक्षा के अनुकूल होना चाहिए। आवाज़ का जो उतार चढ़ाव है वो प्रकरण के अनुकूल होना चाहिए। आवाज़ में जो भाव भंगिमा है, जब वीर रस की बात आ रही है तो वीर रस आपके आवाज़ से झलकना चाहिए। जब करुण रस की बात आ रही है तो करुण रस होना चाहिए। जब श्रृंगार रस की बात आ रही है तो श्रृंगार रस आपके भाव से, आपके वाणी से झलकना चाहिए। साथ ही साथ जो आपकी भाषा है वो सरल और शुद्ध होनी चाहिए। व्याकरणिक शुद्धता का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ऐसे कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर बताए जाएंगे व्याख्यान कौशल के लिए। और जब अध्यापक अपना व्याख्यान कौशल देता है तो व्याख्यान कौशल देने के लिए वो या तो किसी दृष्टांत का प्रयोग कर रहा होगा विद्यार्थियों को समझाने के लिए अपने व्याख्यान के माध्यम से, या वो किसी चार्ट का प्रयोग कर रहा होगा। तो अध्यापक जब शिक्षण कार्य करता है तो वो सहायक सामग्री दोनों ही प्रयोग करेगा। वो दृष्टांत भी कहेगा किसी बिंदु के लिए, वो चित्र भी प्रदर्शित करेगा उस बिंदु के लिए। तो यहाँ आप उन कंपोनेंट्स का ध्यान रखेंगे। टीचर्स ने बता दिया कि व्याख्यान देते हुए इन बिंदुओं का ध्यान रखना है, ये कंपोनेंट से व्याख्यान को तैयार करेंगे। तो अब दूसरे पृष्ठ में आप क्रियान्वयन कैसे करेंगे उसका आप शिक्षण चक्र यहाँ लिख लेंगे। सामान्य प्रविष्टि की टेबल बन जाएगी। अब आपके हाथ में उद्देश्य कथन, आप प्रस्तावना पृष्ठ कौशल में कह चुके थे, अब आपके हाथ में क्या आ जाएगी? किताब आ जाएगी। अब आप किताब पकड़ेंगे और किताब से आपको आदर्श वाचन को यहाँ पर क्या करना है, आपने लिखा हुआ है। अब उस आदर्श वाचन के अनुसार जो आपने पढ़ा है, मान लीजिए उस आदर्श वाचन का एक पैराग्राफ आप यहाँ पे लिखेंगे। ये लिखा हुआ है ना हेडिंग, तो यहाँ आप उसका पैराग्राफ लिखेंगे। अब इस पैराग्राफ को, ये तो किताबी भाषा थी, अध्यापक क्या करता है, किताब की भाषा को अपनी भाषा में, अगर ये 8 से 10 लाइन है तो उसको 4 लाइन में ही इसको क्या करना है, क्लियर करने का प्रयत्न करना है। यानी उसका जो मूल तत्व है, मूल सार है उस प्रकरण का, उस पैराग्राफ का, वो विद्यार्थी को समझाना है। उसमें जो क्लिष्ट तत्व है वो विद्यार्थी को समझाने का प्रयत्न करना है। तो व्याख्यान कौशल का प्रदर्शन जिस दिन आप कर रहे होंगे उस दिन आपके हाथ में, आपके साथ में सहायक सामग्री के रूप में क्या होनी चाहिए? चार्ट होनी चाहिए। आपने क्या करना है, इसको लिखा यहाँ पर। अब इसको आप समझकर कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, और जो समझा है उसके ही अनुसार ये सारी बिंदु कहाँ आने चाहिए? इस चार्ट के अंदर समाहित होने चाहिए। अर्थात जब आप पढ़ा रहे होंगे कक्षा को, तो कक्षा में आप अपना व्याख्यान देने के लिए चार्ट को दीवार पे चस्पा कर देंगे, अपनी संकेतिका को पकड़ेंगे और आप कहेंगे आज हम कबीरदास के दोहे पढ़ने जा रहे हैं। पहले दोहे पर आपने चार्ट में जो चित्र की निर्मित किया था उसका स्पष्टीकरण आप दे रहे हैं। दूसरे दोहे के लिए आपने जो निर्मित किया था उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो जो उस प्रकरण के अंदर, उन दोहों के अंदर आ रहा है, अगर उसी को आप उठा के यहाँ लेके आ गए तो फिर तो आपने कुछ किया ही नहीं व्याख्यान में। उसको सरल सहज बनाते हुए, उसको चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हुए फिर उसकी व्याख्या यहाँ पर आप लिखेंगे, उसको ही आप व्याख्यान कौशल कहते हैं। अर्थात किताब के प्रकरण को सरलीकृत स्वरूप में विद्यार्थी के आयु स्तर के अनुसार, उनकी समझ स्तर के अनुसार, उस कक्षा की अपेक्षा के अनुसार आपके द्वारा सहायक सामग्री का निर्माण किया जाएगा। उस सहायक सामग्री के माध्यम से आप प्रकरण की क्लिष्टता
को दूर करेंगे और प्रकरण को विद्यार्थियों को स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। अर्थात दूसरे कौशल के प्रदर्शन के दिन आपके हाथ में किताब और चार्ट, दो चीज़ें आपके पास होंगी। आप आदर्श वाचन करेंगे, आदर्श वाचन करते ही दीवार पे चार्ट टांग देंगे और चार्ट की तरफ संकेतिका के माध्यम से संपूर्ण कक्षा को जो बोल रहे होंगे इस चार्ट में के माध्यम से, उसको आपने यहाँ पे क्या लिखा होगा, लिखा हुआ होगा। तो पहले क्या किया, आदर्श वाचन किया, फिर चार्ट को टांगा दीवार पे, संकेतिका को हाथ में पकड़ा, चार्ट को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। एक्सप्लेन करते हुए जो बिंदु आप बोल रहे हैं वही कहाँ लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो प्रदर्शन से पूर्व तैयारी आवश्यक है। आप यहाँ पर तभी लिख पाएंगे जब आपको पता है कि मुझे समझाना क्या है, और तभी समझा पाएंगे जब आपको पता होगा कि इसका अर्थ क्या है। उस अर्थ के अनुसार चित्र का निर्माण आपके द्वारा किया गया होगा। आप मॉडल प्रदर्शन भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर कोई मॉडल आपके पास उपलब्ध है, मान लीजिए आप डिजिटल सेवाओं की बात करें तो डिजिटल सेवा के रूप में आपके पास एटीएम भी होगा आपकी जेब में मोबाइल भी होगा, आप ईयरफोन का प्रयोग करते हैं तो डिजिटल ही तो है सारा। आप कम्युनिकेशन डिजिटली कर रहे हैं, आप जो लेन देन है वो उससे कर रहे हैं, आपको संगीत सुनना है तो आपके पास गैजेट्स है, आप उसको मॉडल के रूप में प्रयोग करके यहाँ चित्र बनाकर उसको प्रदर्शित कर सकते हैं जैसा आपका प्रकरण आ रहा है। जब आप प्रस्तुतिकरण दे रहे होंगे तो अगेन वैसा ही सेम आपका प्रपत्र बना हुआ है, बस क्या होगा, वहाँ आपने प्रस्तावना कौशल के घटक लिखे थे, अब यहाँ क्या लिखेंगे, व्याख्यान कौशल के आपके द्वारा घटक लिखे जाएंगे। फिर टीचर यहाँ देखेगा कि भाई चार्ट उपयुक्त जो प्रकरण है उससे संबंधित बना रखा है। पता चला कि प्रकरण में बात हो रही है नदी और मछलियों की, और आपने वहाँ बना रखा है आकाश, पहाड़ और पंछी बना रखे हैं, तो ये बिल्कुल भिन्न हो गया ना। तो यहाँ पे किस पे टिक मिल गया आपको, 0 पे मिल गया टिक। आपने चार्ट तो बनाकर लेके आए वही नदी और मछलियों का, और उसको टांग दिया, और केवल एक किनारे पोडियम में जाकर आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को ओरली मौखिक रूप से उपदेश देना शुरू कर दिया, आपने व्याख्यान देना शुरू कर दिया। करना क्या था, सहायक सामग्री को ही फोकस करते हुए विद्यार्थी को समझाने का प्रयत्न करना था। और आप क्या कर रहे हैं, चार्ट को टंगा हुआ रख दिया है, बोला खुद ही समझ लो आप, और मैं अब आपको पोडियम में खड़ा होके आराम से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल गया, 0 पॉइंट मिल गया। मैंने यहाँ रिमार्क दिया कि भाई सहायक सामग्री के माध्यम से पढ़ाइए, विद्यार्थियों को व्याख्यान सहायक सामग्री के माध्यम से दीजिए, ओरल उनको मत समझाने का प्रयत्न कीजिए। और अब आपको क्या करना पड़ेगा, पुनः शिक्षण चक्र, फिर से पैराग्राफ लिखोगे, चित्र चस्पा होगा यानी वो चार्ट, और फिर से करेक्शन करते हुए आप यहाँ पर, यानी 2 बार रिपीट हो रहा है ना कार्य, तो 2 बार रिपीट हो रहा है का अर्थ क्या है, आप पहले से ही इसको क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित करके खांचे को व्यवस्थित करके लेकर आइए, उसको बनाकर लेके आइए, और उसको आप वहाँ पर जो हल्का फुल्का प्रविष्टियाँ जो गलतियाँ हैं, चूँकि इसमें तो कोई नहीं आएगा, आपका पैराग्राफ बना हुआ होगा, चित्र पहले ही चिपका है, स्पष्टीकरण है, आपको स्पष्ट करना ही तो नहीं आ रहा है ना, उसके लिए कमेंट मिला आपको, तो आपने पुनर्शिक्षण किया और आपको अच्छा मार्क मिल गया, आपका कौशल विकसित हो गया है। प्रस्तावना कौशल में क्या कर सकते थे, प्रस्तावना कौशल में आपने यहाँ पर खाका तैयार किया, इसका खाका तैयार किया प्रश्नों का। जैसे ये पहले ही दिन आप बना के लेके आ गए थे, तो दूसरे दिन हो सकता है व्याकरणिक त्रुटि आए, तो दूसरे दिन आपने क्या करना है, इसको केवल ऐसे ही बना के लेके आना है, वहाँ पे जिस प्रश्न में गलती आएगी उसको फटाफट लिख लेना है, उसके उत्तर को फटाफट लिख लेना है, लेकिन खांचा आप घर से ही बनाकर लेकर आएंगे, प्रारूप निश्चित कर लेकर आएंगे। अब मैंने पर्यवेक्षण दे दिया, अब सहपाठी आपको दोबारा से क्या करेंगे, पर्यवेक्षित करेंगे, सेम वही पैटर्न है व्याख्यान कौशल के लिए। फिर से आप 23 लोगों को देंगे और वो इशारा भरेंगे, और फिर आपको वापस रिटर्न ले लेना है, और जैसे ही आपका व्याख्यान कौशल पूर्ण हुआ उसके पीछे आपको इनको क्या कर देना है, अटैच कर देना है। तो ये था आपका व्याख्यान कौशल। अब आपके पास आता है तीसरा कौशल, दृष्टांत कौशल। फिर से बुकमार्क बनाइए। बुकमार्क बनाने के बाद दृष्टांत कौशल में भी 8 से 10 लाइन, सारा कार्य वही चला, पैटर्न वही है, बस कौशल बदल रहा है तो अर्थ बदल जाएगा, घटक बदल जाएंगे,
पैटर्न सारा वही चीज़ आ रही है आपकी, प्रकरण भी वही चल रहा है आपका, उसी प्रकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। कबीर के दोहे में हमने प्रस्तावना पूछा, कबीर के 2 दोहे ले लिए, उसी पे हमने व्याख्यान दे दिया। अब कबीर के उन्हीं 2 दोहों पर मुझे दृष्टांत भी तैयार करना है कि भाई जल बिना मछली का कोई कार्य नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वायु के बिना मनुष्य का जीवन भी नहीं है। मैंने यहाँ उदाहरण तैयार कर लिया, अगर मछली जल के बिना नहीं रह सकती है तो हम भी तो वायु को ग्रहण बिना नहीं रह सकते हैं। भोजन को कई दिनों तक हम ना खाएं चल जाएगा, लेकिन अधिक समय हो जाए तो हम रह लेंगे, ऐसा भी हमने क्या नहीं, हम पे बल नहीं है। एक मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान की ये उसकी सामान्य आवश्यकताएं हैं, वो उसकी पूर्ण होनी चाहिए। तो दृष्टांत हम विद्यार्थी को स्पष्ट करने के लिए कि कबीर क्या कहना चाह रहे हैं सोसाइटी को, हम उस प्रकरण से मिलता जुलता दृष्टांत विद्यार्थियों के लिए तैयार करेंगे। तो वही है पैटर्न, वहाँ हमने चार्ट चिपकाया था, यहाँ अब हम क्या लिखेंगे, दृष्टांत लिखेंगे। अपने शब्दों में हमने यहाँ प्रकरण को लिखा और उस प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण भी एक तो हम यहाँ लिख दिए हैं। अब और सरल करने के लिए और अच्छी चीज़ यहाँ हमने लिख दी, और सरल करने के लिए कोई उदाहरण दे दिया, शास्त्रों में कोई उक्ति हो, कोई श्लोक हो, उसकी चर्चा हमने यहाँ पे कर दी। जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि पर्यावरण का क्षरण बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमने कहा शास्त्र ये कहता है कि एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान है, वो कई वर्षों तक आपकी पीढ़ियों को फल फूल औषधि प्रदान करेगा, वायु प्रदान करेगा, जल प्रदान करेगा। तो हम उसके महत्व को बता रहे हैं और ये भी दर्शा रहे हैं कि हम लोग पर्यावरण को क्षति पहुंचाने पर लगे हुए हैं। तो दृष्टांतों को आपको यहाँ पर खोजना है, वो कहानी हो सकती है, कोई कथन हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, दैनिक जीवन में घटित होने वाली कोई बात हो सकती है, उसको आप यहाँ दृष्टांत के रूप में प्रयोग करेंगे। और यहाँ मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ, एक अध्यापक होने के नाते आपको सदैव दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं पर ही विशेष फोकस करना है। क्यों? इसका औचित्य ये है, दृष्टांत कौशल में मान लीजिए आप बहादुराबाद के स्कूल के टीचर हैं और आपके प्रकरण में मौसम की बात चल रही है और बहादुराबाद में आज तेज़ धूप लगी हुई है और आपके विद्यार्थी बहादुराबाद के एरिया से बाहर गए ही नहीं हैं और आप उन्हें दृष्टांत दे रहे हैं कि आपको दिल्ली का मौसम पता है, दिल्ली का क्लाउड पता है किस तरीके का है, वहाँ आंधी तूफान चल रहा है, रोज़ के रोज़ वहाँ अधिकांश तूफान बारिश ही रहती है, वो बहुत ठंडा इलाका बन चुका है। अब विद्यार्थी बहादुराबाद से बाहर नहीं गया, उसको ये भी नहीं पता कि जटवाड़ा पुल कहाँ पे है, कैसा दिखता है, और आप बात कर रहे हैं दिल्ली की। जब आप मौसम के परिवर्तन के बारे में बता रहे होंगे तो आपको उदाहरण भी वहीं का कि देखिए बहादुराबाद में 4 दिन पहले बच्चों आपने देखा होगा कितनी तेज़ बारिश आई थी, तो जो बच्चा भीगा होगा वो अपना सिर हिलाने लगेगा, जी सर जी मैं भीग भी गया था सर। आपने कहा कि बच्चों आपने रास्ता तो देखा होगा कि सारे रास्ते में कितना कीचड़ कीचड़ हो रखा था। अब जो बच्चा भीगा होगा रास्ते में गली में आते हुए उसे कीचड़ मिला होगा, सर हमारे घर की गली में भी बहुत प्रॉब्लम हो रखी है, सरकार उसके प्रति कोई ध्यान ही नहीं दे रही है, वहाँ नालों का पानी बह। आप जान रहे हैं ना, देखिए बच्चा उस चीज़ को रीड कर रहा है कि भाई ऐसी चीज़ से ये रोग हो सकते हैं। आपने कहा कि आजकल रोग बहुत फैल रहे हैं, सर हमारे एरिया में ये रोग फैला। क्या हो रहा है? बच्चा आपके प्रकरण से स्वयं को जोड़ने पे लगा हुआ है। बारिश और नालियों का ठीक ना होना, नालियों से बीमारियों का उत्पन्न होना, बीमारियों से हॉस्पिटल में मरीजों का बढ़ना, मरीजों के बढ़ने से हॉस्पिटल में स्थान की कमी का होना, जैसे डेंगू मलेरिया फैलता है तो आप देखते हैं कि लोगों की प्लेटलेट्स डाउन होती जाती हैं, हॉस्पिटल कहते हैं हमारे यहाँ तो हॉस्पिटल फुल हो रखा है, यहाँ जगह ही नहीं है, और लोग चिंतित हो जाते हैं क्या होगा, फिर वो दूसरी जगह रेफ़र होते हैं, तो उनको कितनी परेशानी हो जाती है। इसका अर्थ है विद्यार्थी जानकारी रख रहे हैं, हम उन कारणों को ही रोक दें। तो आपके दृष्टांत किससे संबंधित होने चाहिए? दैनिक जीवन से संबंधित दृष्टांतों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये नहीं कि आप भारत में रह रहे हो और आप विद्यार्थी को, छोटे से बच्चे को जिसने अपने पड़ोसी का घर अभी ठीक से नहीं देखा है, आप उसको विदेश की बात कर रहे हैं, तो पहले उसकी गली मोहल्ले पड़ोस
जिले, राज्य, नगर, राष्ट्र, इनकी बात उसको बताइए, सिखाइए। और राज तक पहुंचने से पहले ज़रूरी है कि वो पहले अपने घर को अच्छे से जाने, फिर पड़ोसी को जाने, फिर पड़ोसी के पड़ोसी को जाने, फिर मोहल्ले को जाने, फिर गाँव को जाने, फिर वो नगर को जाने, फिर वो अपने ज़िले को जाने, ब्लॉक को जाने। इस तरीके से उसकी पहचान बढ़ती जाती है। तब आप उदाहरण देंगे। और वो आयु कब होगी? जब वो अपनी आलोचनात्मक थिंकिंग पर चला गया होगा, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, यानी 18 वर्ष का वो हो चुका होगा। तब वो जान सकता है कि भाई मैंने यूट्यूब में दूसरा देश देखा है, मैंने उसको सोशल मीडिया पे देखा है, हाँ ऐसा है, हमारे भारत में ऐसा नहीं है। वो कंपेयर करना शुरू कर देगा, क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देगा, गुण अवगुण निकालना शुरू कर देगा, आलोचना करना। लेकिन अभी जिस बच्चे में इस भावना का विकास ही नहीं हुआ, आप उसको बात कर रहे हैं दूसरी जगह की। तो ऐसी स्थिति में 6 to 8 के आप जब अध्यापक हैं तो आपको दैनिक जीवन से संबंधित दृष्टांतों का ही अधिक से अधिक प्रयोग करना है। इसका आप ध्यान रखिए। ये भी एक कंपोनेंट्स है। फिर वैसे ही उसके घटक यहाँ पे आ जाएंगे। किसके घटक? दृष्टांत कौशल के घटक। फिर आपको यहाँ मार्किंग मिलेगी, फिर रिटीचिंग होगा। फिर रिटीचिंग के बाद आपका दृष्टांत सही नहीं लगा मुझे, तो आप यहाँ दृष्टांत बदलेंगे। तो यहाँ पैरा पहले से लिख सकते हैं, पैराग्राफ व्याख्या पहले से लिख सकते हैं। दृष्टांत को आप उसी टाइम, अगर उचित नहीं लग रहा है तो आप, और उचित है तो आपने सही से नहीं बोला, उसको भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। फिर से पुनः पर्यवेक्षण होगा। फिर आपके सहपाठी दृष्टांत कौशल का आपका पर्यवेक्षण पर पत्र क्या करेंगे? भरेंगे। तो ये था आपका दृष्टांत कौशल। आपका जो चार्ट प्रदर्शन है और दृष्टांत कौशल है, अगर अध्यापक अपने शिक्षण के दौरान इन कौशलों का विशेष प्रयोग कर रहा है तो आप यकीन मानिए भाषण की विधि का प्रयोग, जिसके माध्यम से आपने भी बचपन में जो अध्ययन का कार्य किया है तो आपने देखा है अधिकांशतः रटंत विधि, इसी का ही प्रयोग किया गया। रटिए रटिए रटिए, ओरल मेथड, मौखिक मेथड से आपको पढ़ाया गया। लेकिन जब आप सहायक चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो आप न केवल उस प्रकरण को रटेंगे बल्कि उसके अर्थ को, दृष्टांत का अर्थ क्या है, कौशल का अर्थ क्या है, सहपाठी का अर्थ क्या है, आधारित का अर्थ क्या है, पर्यवेक्षण का अर्थ क्या है, परपत्र का अर्थ क्या है, आप एक एक शब्द की क्या कर सकते हैं? व्याख्या कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपके गुरुजी ने आपको क्या किया है? अपने उदाहरणों के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से, अपने सहायक सामग्री के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से इस एक एक चीज़ को डिस्क्राइब किया टीचर ने। और आप जानते हैं अब आपको किताब को रटने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके मन मस्तिष्क में छप चुका है कि टीचर ने यहाँ पे इस चीज़ के लिए ऐसा कहा, ऐसा बताया, ऐसा दर्शाया। तो उसको हमको रटने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि हम उसे समझ चुके होते हैं। तो ये दो कौशल व्याख्यान को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। आपको भी ये प्रयत्न करना है कि आप केवल भाषणबाजी ना करें कि भाषण आपने जाकर दे दिया, आगे बच्चे को समझ में आ रहा है तो आए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। आपको तीनों स्तर के बच्चों का ध्यान रखना है। उच्च स्तर वाला तो आपके भाषण को समझ जाएगा कि टीचर क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन जो मध्यम और निम्न स्तर के बच्चे हैं, आपको निम्न वाले को मध्यम में लेके आना और मध्यम वाले को उच्च स्तर में लेके आना है। इसीलिए उनके स्तर के अनुसार आपको इन दो कौशलों का अधिक अच्छे से क्या करना चाहिए? प्रयोग करना आना चाहिए। तो ये था आपका दृष्टांत कौशल।